अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन मरहूम, इसी तरह से डॉक्टर साइमा मरहूमा उम्मत का एक बहुत बड़ा सरमाया। एक तो हायर क्वालिफाइड, हायर एजुकेटेड MBBS MD थे डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साइमा जो थी मरहूमा वो MBBS के फाइनल ईयर में थी। ये बड़े अफसोस की बात इसलिए भी है कि दुनियावी एतबार से हायर क्वालिफाइड एजुकेटेड होने के बावजूद ये जो कपल था दीनी एतबार से भी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा था। उस इलाके की जो SIO की यूनिट है, SIO असल में जमात इस्लामी हिंद की स्टूडेंट विंग है, ये उसके उस इलाके के उस एरिया के यूनिट सदर थे। इसी तरह से डॉक्टर साइमा जो थी मरहूमा वो पूरे सूबे तेलंगाना की जमात इस्लामी हिंद की जो गर्ल्स की स्टूडेंट विंग्स है, जिसे GIO कहते हैं, उसकी वो जनरल सेक्रेटरी थी। और माशाल्लाह दोनों स्पीचेस देते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे। और ऐसे क्वालिफाइड हायर एजुकेटेड लोग जब समझाते हैं और बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा असर भी होता है दिल के ऊपर। लोगों को लगता है कि भाई इन्होंने दीन दुनिया दोनों की इतनी तालीम हासिल की है, तो ये अपने पूरे तजुर्बे और इल्म के निचोड़ में बात कर रहे हैं। ऐसे अचानक हादसे में कौम का इतना बड़ा सरमाया ज़ाये हो जाना, मुझे इतना अफसोस हुआ कल पूरा दिन। और मैंने उस पर वीडियो भी शाम में बनाकर डाला। उसके बाद में मैंने उनके वालिद साहब है और दीगर लोगों के इंटरव्यू सुना। इसी तरह से बहुत सारे चैनल्स के ऊपर मैं देखता रहा, मुख्तलिफ़ चैनलों में कुछ बातें जो काबिल ज़िक्र है, मैं उन पर आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये जो कपल था, इनका निकाह होकर सिर्फ 2 माह गुज़रे थे। तो पहला सवाल ये है कि या तो इन्होंने अपने लड़के के वालिदैन के साथ में होना चाहिए था या लड़की के वालिदैन के साथ में। देखो, हमारे यहाँ पर शरीयत के अंदर जो कंसेप्ट है, हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है जॉइंट फैमिली के ख़िलाफ़ जो इस्लाम का निज़ाम है, क्योंकि इस्लाम में जॉइंट फैमिली जो है ये इस्लामिक कल्चर में नहीं आता है, लेकिन जो ख़ानदानी निज़ाम है वो इस्लाम ने जो ख़ानदानी निज़ाम हमको दिया है, हम उसको समझे। असल में हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जॉइंट फैमिली के कंसेप्ट को हम लोग पूरी तरह से, यानी ऐसे तरीक़े से हम उसको रिजेक्ट या हम उसके अपोजिशन में हो जाते हैं कि फिर भाई हम ये सोचते हैं कि नहीं, फैमिली को पहले ही, यानी निकाह के पहले ही वो उनका मकान अलग हो जाना चाहिए और वो अलग और हम अलग। अब इसमें अक्सर ऐसा होता है कि एक नया कपल है, उनको अपने माँ बाप के साथ में, यानी एक लड़की है उसको अपने सास ससुर के साथ में, और एक लड़का है उसको अपने माँ बाप के साथ में, अपनी बीवी के साथ कोई वक्त ही नहीं मिल रहा है ज़िंदगी गुजारने का। तो प्रॉब्लम फिर क्या होता है, आगे चल के उनकी जो मुश्किलात है वो उसको संभाल नहीं पाते हैं। अब मैं आपको जो है जॉइंट फैमिली के कंसेप्ट को समझाता हूँ। देखो, शरीयत का, और मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा टॉपिक है, उन्वान है। मैं ये चीज़ पढ़ाता हूँ बच्चों को सिलेबस में। मेरा जो है दूल्हा दुल्हन का कोर्स है जो मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसी के अंदर हम मुख्तलिफ़ किताबें हैं, उसमें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की अक्सर किताबें उन्हीं में से मैं पढ़ाता हूँ। तो वो जो किताबों का निचोड़ है उसमें जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है, और ये मसला भी है शरीयत का कि भाई एक मकान है, जैसे मिसाल के तौर पे बड़े शहरों में 2 BHK 3 BHK 4 BHK वाला सिस्टम चलता है। तो वो लड़की, ये बहिश्ती ज़ेवर में भी आप देख सकते हैं, जो लड़की अपने खाविंद से या ससुराल वालों से ये मुतालिबा करे भाई मुझे मेरा अलग मकान चाहिए, तो अगर आप 2 BHK 3 BHK में रहते हैं तो एक कमरे में माँ बाप रहते हैं, माँ बाप ने एक सेपरेट कमरा लड़की को दे दिया, यानी अपने बेटे को दे दिया। अब उस कमरे के अंदर उसका अपना सामान है, उसकी अलमारी है, उसके जेवरात है, उसकी चाबी वो उस लड़की के पास में है। तो इसका मतलब ये है उसको अलग मकान मिल गया।
और लोग एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही किचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली का ये मतलब नहीं है कि हम सिरे से, हमारी औलाद अगर उनका निकाह हो गया तो फ़ौरन वो दूसरे महल्ले में रहे, उनको घर लेके दे दिए, हम लोग इस महल्ले में हैं। नहीं, ये तरीक़ा तो गलत है, क्योंकि इस तरीक़े से जो नया कपल है ना, अभी वो स्टेबल ही नहीं हुआ है। अब मैं आपको मेरे फ़र्जंद की मिसाल देकर बताता हूँ। यानी मेरे फ़र्जंद का निकाह जो है गुज़िश्ता साल 2021 में अगस्त में हुआ था, अगस्त को, और अगस्त के महीने में उनका निकाह हुआ। उसके बाद में आज समझो 1.25 साल से ज़्यादा हो चुका है उनका निकाह होकर। हमने भी वही सेम इस्लामिक जो कंसेप्ट है और जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम है। भाई एक ही मकान है और उसमें देवर भी है और एक फैमिली ऑलरेडी रह रही है। उसी बिल्डिंग के अंदर नीचे एक मकान खाली था किराए से, हमने वो मकान ले लिए निकाह से, वो भी 1 महीना पहले। अब नए दूल्हा दुल्हन को वो मकान दे दिया गया, भाई वो तुम्हारा अपना सेपरेट मकान है, उसमें रहो तुम, लेकिन तुम्हारा खाना पीना वगैरह सब कुछ पूरी फैमिली के साथ में रहेगा। तुम्हारा किचन एक ही जगह पे है, तुम लोग अपना अलग से खाना नहीं बनाओगे, उसकी भी तुमको इजाज़त है अगर बनाना है तो, लेकिन अभी फिलफौर नहीं है, क्योंकि पहले तुम स्टेबल तो हो जाओ, पहले अपने पैरों पे खड़े तो रह जाओ। पहले जो नई आने वाली लड़की है वो आपके ख़ानदान से मुतारफ़ तो हो जाए, एक दूसरे का तारुफ़ तो हो जाए, सास का बहू से, बहू का सास से, ननन का भावज से, भावज का ननन से, देवरानी का जिठानी से, जिठानी का देवरानी से, दूल्हे की खाला से, फुप्पू से, मुमानी से, और सारे रिश्तेदारों से, दादी नानी जो भी होंगे। ऐसे ही लड़के का भी अपने ससुराल में जाना आना हो रहा है तो उसका भी तारुफ़ होना चाहिए कि मेरे बीवी के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में। तो इस तरह से शुरू का जो वक्त है, महीना 2 महीने, एक दूसरे का तारुफ़ हो गया अच्छी तरह से, एक दूसरे का मिजाज समझ में आ गया और घर के अंदर जो है किस तरह से रहना है, सलीक़े से ज़िंदगी गुजारना है। और तीसरी चीज़, जो लड़का है उसको वो अभी तक यानी पैदा होने से लेके आज तक वो माँ बाप के साथ में रह रहा है, एक ही किचन के अंदर जो है, यानी वो खा पी रहा है, उसको अभी बाहर की दुनिया पता नहीं है, वो कभी बाज़ार में गया हुआ नहीं है सामान वगैरह लेने के लिए। अभी फिलफौर अगर वो जाएगा तो परेशान हो जाएगा वो। तो इसके लिए पहले उसको तरतीब पता चले, और वो नई आने वाली लड़की भी अपनी फैमिली के साथ में रहेगी, अपने ससुराल वालों के साथ थोड़े दिनों तक। भले आपने उनको सेपरेट मकान लेकर दे दिए, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने अपने फ़र्जंद को अलग मकान लेकर दिए, और मैं उनके निकाह से पहले ही उस घर में गया, उसके बाद से लेके आज तक कभी मैं नहीं गया हूँ, कभी भी नहीं हूँ। मैंने कभी उनकी पर्सनल लाइफ में कभी मैंने इंटरफेयर नहीं किया, तुम लोग क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पका रहे, बाहर से जो है तुम्हारा क्या क्या तुम जो है लेकर आ रहे हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा और मिठाई और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें नहीं, बल्कि उनको पूरा फ्रीडम दो, उनको उनकी लाइफ उनके ज़िंदगी के एतबार से गुजारने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, पूरी फैमिली साथ में रहने के बाद में जो है ना, अब जो लड़की है दिन भर वो किचन में है अपनी सास के साथ में, सिर्फ आराम करने के लिए, और उनका अपना वहाँ पे बाथरूम है और उनका अपना वहाँ पे कपड़े वगैरह धोने का निज़ाम है, वो सब कुछ उनकी अपना सेपरेट है उनका। लेकिन बाकी उनका खाना पीना वगैरह अच्छी तरह से, क्योंकि पूरी फैमिली अगर एक साथ में रही तो फैमिली के जो दुख है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ें है, अब कोई बीमार हो रहा है तो उसकी बीमारी के लिए एक कोई साथ में होना ज़रूरी है। तो ये सारे जो हालात हैं ना, जब सारी फैमिली साथ में होती है, भले तुम लोग एक दूसरे उनका मकान उनको अलग सेपरेट करके दे दो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सब साथ में रहेंगे कुछ दिनों तक। ये जॉइंट फैमिली नहीं है, इसको जॉइंट फैमिली नहीं कहते हैं, इसको सेपरेट ही कहते हैं कि भाई तुम्हारा सेपरेट है, और थोड़े दिनों के बाद अगर तुमको तुम्हारा किचन भी शुरू करना है तुम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। लेकिन करीब रह रहे हैं एक दूसरे के, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो मकान था, पहले उसको पूरा सेटअप किया आपने, और रोज़ आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते थे उनके घर में, ये देखने के लिए कि भाई इनके घर के हालात कैसे है, क्या है। इसीलिए हदीस में हमको वो वाक़ियात मिलते हैं और वो हदीसें मिलती है जिसमें हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खादिमा का तकाज़ा रखा
ये सारी चीज़ें हमारी रिवायतों में हमको मिलती है, हदीस की किताबों में। तो इस तरह से जो है ना, ये मैं तमाम लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो लोगों के इंटरव्यू सुना उसमें पता ये चला कि उनको काफ़ी देर हो चुकी थी, करंट का जो झटका लगा और लगने के बाद में वो जो ज़मीन के ऊपर थे उसको काफ़ी ड्यूरेशन गुज़र चुका था, काफ़ी वक्त गुज़र गया। और वो पूरा वक्त गुज़रने के बाद में फिर जो ननंद थी, यानी जो डॉक्टर निसारुद्दीन साहब थे, उनकी जो बहन थी वो बार बार फ़ोन कर रही थी अपने भावज को, तो वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रही थी डॉक्टर साइमा। तब उन्होंने जो है उनके वालिद को फ़ोन किया कि मैं बार बार फ़ोन लगा रही हूँ, बच्ची कहीं आपके घर पे तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, उन्हीं के घर पे है। तो बोले फिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। फिर उनके वालिद साहब वग़ैरह आए, उन्होंने खिड़की को तोड़ा, तोड़ने के बाद में जो है फिर अंदर गए, तब देखा तो उसको बहुत काफ़ी वक्त गुज़र चुका था, उनका इंतकाल होकर काफ़ी वक्त गुज़र चुका था। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। वो टॉपिक है घर के अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें। अभी मैं आपको यहाँ पे एक जोड़ दूँगा, एक तस्वीर। ये जो है ना, ये असल में हमारे हर घर के अंदर ये होना चाहिए। ये जो है ना, ये क्या होता है, ये मेरे अपने ख़ुद के घर में है और मैंने वो वीडियो बनाया था, लेकिन फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा तो अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। ये जो है ना, ये क्या होता है, आजकल की जितनी भी जदीद बिल्डिंगें बनती है तो कॉरपोरेशन की तरफ से और एमएससीबी की तरफ से वो लेना पड़ता है। तो वो पहले ये चेक करते हैं ये पूरा निज़ाम वगैरह आपकी बिल्डिंग में है क्या नहीं है, उसके बाद में वो आपको जो है अप्रूवल देते हैं। तो ये स्विच जो होता है ना, ये हमारे हर घर में होना चाहिए, चाहे पतरे का घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, किसी भी तरह का हमारा मकान हो, हमारे हर घर के अंदर हो। इसका फ़ायदा क्या है? देखो, इसका जो फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने किसी भी किस्म का ये एक्चुअल में होता क्या है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हमारी मेन लाइन है वो यहाँ से गुज़रती है। ये तीनों जो स्विच नज़र आ रहे हैं, यहाँ से वो मेन लाइन गुज़रती है, इसमें आती है, फिर इसके बाद में पूरे घर में वो जा रही है। अब मान लो हमारे घर के अंदर कहीं पर भी जैसे चार्जर है और चार्जर के दोनों केबल अगर एक दूसरे को टच हो रहे हैं तो इमीडिएटली ये जो बड़ा बटन है, बड़ा स्विच है, वो ऑफ़ हो जाएगा, यानी पूरे घर की बिजली चली जाएंगी। आपकी पानी की मोटर चल रही है, मोटर में दो वायर एक दूसरे से टच हो गए, इमीडिएटली वो स्विच ऊपर जाके वो आपके पूरे घर के पावर को जो मेन लाइन है उससे डिस्कनेक्ट कर देगा। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इस्त्री करते हैं हम लोग बाज़ औक़ात। इसी तरह से हम घर में जो गीज़र इस्तेमाल करते हैं केबल वाला, कभी कभी उसमें करंट आता है, तो वो जैसे ही अगर आपको भी करंट लग रहा है तो करंट को फ़ौरन डिस्कनेक्ट कर देता है। ये सारा सिस्टम, ये एकदम लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजीज़ है, ये हमारे हर घर में होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम दिखावे वाली चीज़ों पे, यानी जो बाहर से नज़र आने वाली जो चीज़ें हैं, फूल बनाना है और उस पर लिखना है रब्बी, जो लिखते हैं ना हादा मिन फजली रब्बी, इस तरह से जो है घर के ऊपर लिखना है और घर में शो शा लगाना है, हम इसको ये असल नहीं है। घर सादा बनाओ, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, इस तरह से केबल जो ओरिजिनल आता है केबल, वो हमने इस्तेमाल करना चाहिए। भले उसको 2 रुपये हर फीट के ऊपर, 5 रुपये हर फीट के ऊपर ज़्यादा लगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये असल चीज़ें हैं। हमारा केबल ओरिजिनल होना चाहिए, ये जो स्विच है हमारे हर घर के अंदर होना चाहिए। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गीज़र है। अब मैं आपको बताऊं, वो वीडियो मैंने जो शूट किया था, मैंने मेरे ख़ुद के बाथरूम के गीज़र का शूट किया था, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिया वो। लेकिन मैंने आपको सोचा दूसरे और मैं मिसालें दे सकूं आपको। तो इसमें कैसा है, हम ओरिजिनल जो कंपनी, जैसे हेवेल्स है, मेरे पास में हेवेल्स का गीज़र है जो मैं पिछले 10 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूं। आज तक उसमें ऑटोमेटिकली उसमें सिस्टम होते हैं। ऑटोमेटिकली आपने जैसे ही उसको ऑन किए, पानी गर्म होना शुरू हो गया और गर्म पानी आना शुरू हो गया। और जैसे ही गर्म पानी की एक लिमिट होती है, जैसे ही पानी उस लिमिट को पहुंचा, देखो मैं आपको इसकी मिसाल से समझाता हूँ। ये मेरे पास में एक जो है केटली है,
गर्म पानी करने की, चाय कॉफ़ी मैं इसमें बनाता हूँ। देखिए ये जैसे स्विच है ना इसका, जैसे ही उसमें का पानी की एक लिमिट होती है उतने टेम्परेचर तक पानी चला गया, ऑटोमेटिकली ये जो स्विच है इसका, ये इस तरह से हमने ऑन किया, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। सेम टू सेम जो अच्छे क्वालिटी के गीज़र होते हैं, अच्छे क्वालिटी के जो गीज़र होते हैं ना, उनका हाल भी यही होता है। मैंने जैसे पहले बताया, आप मोबाइल में दिखावे वाली चीज़ें, मैं आपको बताऊं, मेरा अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मैं उस पर भरपूर पैसा खर्च करता हूं, और दिखावे वाली चीज़ों को मैं बिल्कुल अवॉइड और इग्नोर करता हूं और एकदम सिंपल ज़िंदगी जीता हूं। जैसे मेरे पास में बाइक नहीं है, मुझे कहीं जाना आना है, मैं ऑटो रिक्शे से नहीं तो पैदल जाता हूँ। लेकिन हमारा मामला उल्टा होता है, हमको बुलेट चाहिए, भले हमको कहीं नहीं जाना हो फिर भी बुलेट चाहिए। महल्ले वालों को पता चलना चाहिए हम भी करोड़पति है। नई बुलेट तो कार चाहिए, वो भी आलीशान तरीके, कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे अटके हुए हैं। कार 6-6 महीने तक वहीं धूल खाते पड़ी है, लेकिन फिर भी एक शान बताना है। ये मेंटल बीमारियां हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो आप, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने साउथ कोरिया का सफ़र किया हूँ, जहाँ की हुंडई और देवू मोटर्स, पूरी दुनिया के अंदर आज आपको हुंडई की कारें वगैरह मिलेंगी, देवू मोटर्स की कारें आपको मिलेंगी। लेकिन उसी साउथ कोरिया में अक्सर लोगों के पास में कार नहीं है, वो ट्रेन से सफ़र करते हैं या गवर्नमेंट की बस से, और करोड़पति लोग। उनके घरों पे मैं रहा हूँ और मैंने उनके घरों में देखा हूँ। हम लोग ट्रेन से पहुँचे, मेरे एक शागिर्द के घर पे सर्दी का मौसम था, और घर में जब चले गए हम उसके, यानी इतनी शिद्दत की सर्दी हो रही थी, और घर में जब हम पहुँचे और उसने दरवाज़ा बंद किया तो घर पूरा लकड़ी का बना हुआ था, और लकड़ी का बन था, और उसमें उसने एक स्विच ऑन किया तो वो घर थोड़ी देर के बाद में पूरा गर्म हो गया एकदम। यानी ऐसा लगने लगा जैसे बेकरी की भट्टी होती है, उस तरीके से सब तरफ से भाप निकलने लगी। तो मैंने उससे कहा, मैं बोला माइकल ये कौन सा सिस्टम है तुम्हारे घर के अंदर? तो बोले नहीं, यहाँ रखना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, और सर्दी के दिनों में सर्दी बहुत ख़तरनाक और बहुत शिद्दत की होती है। अभी तो उतनी शिद्दत की सर्दी नहीं है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ती है तो और ज़्यादा शिद्दत होती है। तो देखो ये सबक मैंने उससे सीखा, एकदम सिंपल ज़िंदगी। उसका मोबाइल भी जो है ना, सैमसंग का ही मोबाइल था, एकदम सादा सिंपल मोबाइल। और हम लोग फिर जब भी जाते आते थे ट्रेन से ही, मेट्रो ट्रेन से, फिर बस नीचे उतरे तो बस से कहीं पे जाना आना है। तो मैंने उसकी सादगी देखा कि भाई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं घर के अंदर, जो चाहिए ना, वो सब चीज़ें मौजूद है घर में, आपको पकाने के एतबार से और गार्डन के अंदर, और जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। हमारा प्रॉब्लम उल्टा है, हम इंडियंस, जो हमारी मेंटालिटी है कि हम कार को, बुलेट को, ये सारी चीज़ों को क्या समझते हैं, ये शाइनिंग की चीज़ें हैं। बताओ लोगों को कि मैं भी आईफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ले लिए 1,40,000 का आईफोन, बाद में हफ्ता नहीं भरे और ख़ुदकुशी करके जो है एक वीडियो बना के चले गए कि भाई मैं हफ्ता नहीं भर सकता था बोल के। तो क्या फ़ायदे की ऐसी मेंटालिटी, ऐसी ज़िंदगी सादगी के साथ में। तो ये जो चीज़ें होती है ना, हम बाहर सादे सिंपल रहो, कोई मसला नहीं है उसमें, लेकिन हमारे घर में हर चीज़ जो है ना वो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं खुद हेवल्स का ऐसा गीज़र इस्तेमाल करता हूँ पिछले 10 साल से। वो भी मैंने उस वक्त भी जब लिया था पूरा रिसर्च करके कि मार्केट में सबसे आला क्वालिटी का ऐसा होना चाहिए। उसके अंदर जैसे ही पानी एक टेम्परेचर पे पहुँचता है ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। आप उसको 12 घंटे तक ऑन रहने दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपको ज़रूरत पड़ी आप नल ऑन कर दो, पानी ठंडा होगा वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा, और पानी जैसे ही गर्म अपने लिमिट पे पहुंच गया खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। ये जो है ना, कंपनियां हमसे ये जो इतने पैसे लेती है ज़्यादा, उसका रीज़न होता है क्योंकि कंपनियां उस पर वैसी टेस्टिंग करती है 6 महीने साल भर। वो टेस्ट करने के बाद में जब हर लेवल पे उसकी जो है टेस्टिंग होती है, हर लेवल के ऊपर उसके 4-5 लेवल होते हैं, वो 5-6 लेवल के ऊपर जब उसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग हो गई, साल 2 साल, उसके बाद वो मार्केट में उसको लॉन्च करते हैं और आपसे उसकी कीमत लेते हैं। अब हमारी मेंटालिटी क्या होती है, महंगा है वो,
अरे नहीं नहीं नहीं, इतना महंगा क्या लेने का अपने को, सस्ते वाले भी है ना माले, बोले मार्केट के अंदर। अब हम जाते हैं सस्ते में। हमेशा याद रखना ये चीज़, जो चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है ना, तो सस्ते वाली आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं आएगी जो पैसे वाली में। अभी जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मेरे पास में डेल का माउस है, डेल का ये माउस जो है ये ब्लूटूथ माउस है, यानी मेरा जो ये वायरलेस माउस है, मुझे वायर की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही काम करता है। अब ये डेल का ब्रांडेड माउस है, इसको मैं तकरीबन पिछले 3-3.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज तक इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, जबकि इसके कंपैरिजन में 60-70 रुपये वाले, 100 रुपये, 150 रुपये वाले भी माउस मिलते हैं। लेकिन फ़र्क है, एक कंपनी आपसे जब पैसे ले रही है ना, तो वो आपको वैसी चीज़ भी दे रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास में ऐसी, आपको मिसाल देने के लिए, आपको बताने के लिए कि देखो कोई भी चीज़ जब आप पैसे देते हो तो वैसी मिलती है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने जैसे बताया, शेरवानी पे पैसा खर्चा करेंगे, शूज़ पे पैसे, क्योंकि ये दिखने वाली चीज़ें हैं ना, पब्लिक को लगेगा राजस्थानी शूज़ ऐसा तुर्रा उसका उल्टा होएगा। लेकिन घर के अंदर ये जो बेसिक चीज़ें, अब घर में क्या करेंगे, वायर टूट गए हुआ है तो इलेक्ट्रीशियन को बुला के वो वायर को नहीं जुड़ाएंगे, बल्कि वहीं अपने हाथ से जो उसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, उसको चिकट पट्टी लगा देंगे और उसको रखेंगे वैसे ही। ये हमारी मेंटल प्रॉब्लम है, ये हमारा सीकनेस जिसे कहेंगे। और बहुत सारी चीज़ों में होगा इस तरीके से, सिर्फ वहीं पे नहीं, बल्कि हमारा जो गैस है इसको लगा हुआ हमारे चूल्हे को, बाज़ औक़ात वो जो पाइप है वो लीक हो रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है, उसको भी चिकट पट्टी लगाएंगे हम, जबकि 300 रुपये में नया आता है, वो नहीं खर्च करेंगे हम। हाँ, दोस्तों के साथ होटल में बैठे हुए हैं, उनको 500 रुपये की चाय ज़रूर पिलाएंगे, लेकिन घर में 300 रुपये का केबल क्यों? क्योंकि केबल चेंज करने में थोड़ी कुछ नाम हो रहा है, नाम वाला काम चाहिए अपने को। ये हमारी इंडियन मेंटालिटी। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने पहले ही कहा हूँ, मैं साउथ कोरिया, मलेशिया, बहुत सारे मुल्कों में मैंने देखा हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिकल लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। प्रैक्टिकल मतलब भाई मुझे सहूलत किस चीज़ में है, भले साउथ कोरिया में हुंडई, देवू मोटर्स जो है पूरी दुनिया में चलती हो, उनके पास में नहीं है। वो पैदल सफ़र कर रहे हैं, वो साइकिल पे जा रहे हैं, वो ट्रेन में जा रहे हैं, जबकि वो करोड़पति आदमी हैं। लेकिन मुझे सहूलत ट्रेन में है तो मैं कार क्यों ख़रीदूँ, क्यों मैं अपना पैसा उसके अंदर गुताऊँ? ये उनकी मेंटालिटी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लोग हैं। हम जो है ना प्रैक्टिकल लोग नहीं हैं, बल्कि हम जो है ख्वाबों की ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, यानी दिखावा, रियाकारी। तो ये वजह से हम क्या करते हैं, वो गैस के केबल को भी हम जो है उसको चिकट पट्टी लगाते हैं। अच्छा, वहीं पर बस नहीं है, बल्कि हमारा जो गीज़र वाला भी जो सिस्टम है, बहुत सारे मैंने खुद देखा हूँ ऐसे, मेरे पहचान वालों के घरों में भी उसमें गीज़र के साथ में गैस का सिस्टम होता है। पता नहीं वो कैसा सिस्टम होता है, तो जो अपना पकाने का गैस है उसके हिसाब से वो पानी गर्म होता है। इतना ख़तरनाक और डेंजर है वो चीज़। और काय के लिए ये सब हो रहा है, सिर्फ हर महीने 200-300 रुपये बचाने के। अभी मेरे पास में जो गीज़र है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक गीज़र है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने यूनिट बिजली जलती होंगी, 500 रुपये ज़्यादा बिल आता होगा, लेकिन उसमें इत्मीनान है, सुकून है उसके अंदर, क्योंकि वो 500 रुपये से ज़्यादा तो मेरे गुटके के बच जाते होंगे, क्योंकि विमल गुटका मैं तो खाता नहीं हूँ। अगर मैंने मेरे रोज़ाना के विमल गुटकों का भी हिसाब लगाया, मान लो 5 पुड़ियों का, एक पुड़ी 20 रुपये की आती है, 100 रुपये रोज़ के हो रहे हैं, 3000 तो हर महीने मेरे खाली विमल गुटके के बच रहे हैं। प्रॉब्लम आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि हम ऐसी जो चीज़ें हैं ना, अब उसका जुगाड़ बनाए हमने, इसको जुगाड़ बोलते हैं। एक तरफ से गैस की लाइन चल रही है, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिकल लाइन चल रही है और पानी गर्म हो रहा है। ख़तरनाक चीज़ है वो, बस्ट होगा ना तो 2-4 लोगों की जान लेके जाएगा एक दिन साथ में। तो ये चीज़ों को समझो, ये जो जुगाड़ वाला हमारा हिसाब है, इंडियन जो मेंटालिटी है जुगाड़ वाली, यही जुगाड़ वाली मेंटालिटी की वजह से हादसे होते हैं, वाक़ियात पेश आते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, काफ़ी मेरी तवील बात हो गई। और ये मेरा पूरा जो बयान है, ये डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर निसारुद्दीन साहब, उन पे तनकीद नहीं है मरहूम पर, और ना ही मरहूमा पे तनकीद है, बल्कि जो मुक़द्दर में देखो ज़िंदगी थी तो उतनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिए, मगर अफ़सोस इसलिए हुआ कि वो ज़िंदगी हादसे में गई उनकी।
एक हादसे ने 2 कीमती जानों को लिया। ये हादसा तुम्हारे, मेरे और जो सुनने वाले हैं उनके घरों में नहीं पेश आना चाहिए, इसलिए मैं इतने तफसील के साथ में ये बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं इतने डिटेल्स में ये बात कर रहा हूँ ताकि हम इस चीज़ को समझें। दिखावे से, रियाकारी से और लोगों को बताने वाली चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमारे अपने घर में क्या जो हमारी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कई मिसालें देकर बताया, जो मेरी अपनी बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं मैं रत्ती बराबर कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ उसके अंदर। कपड़े मैं जो पहनता हूँ ना, ये हदिये वाले पहनता हूँ, और मुझे नहीं याद है मैंने कितने दिनों पहले जो है नए कपड़े ख़रीदा था, क्योंकि मुझे मेरे जो दोस्त अहबाब है हर साल 5-6 जोड़े बहुत सारे लोगों की तरफ से कपड़े आते रहते हैं। ये जुब्बे भी हमारे ज़करिया भाई तैबानी है बम्बई के, उन्होंने 2-3 जुब्बे भेज के दिए थे। ऐसे ही और भी जुब्बे हैं यूएई में, हमारे रासल खैमा में समीउल्लाह भाई थे, उन्होंने मुझे हदिये में दिए थे, मैं पहनते रहता हूँ। उसके अलावा नॉर्मल कपड़े भी, ये टोपियाँ भी हमारे ज़िया भाई है परभनी वाले, पुणे में नहीं मिल रही थी, हज़रत जी मौलाना साद साहब वाली टोपी 4-5 टोपियाँ दिए। कपड़ों के मामले में जिसने जो दिया मैं पहन लेता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन चप्पल जो है ना, चप्पल के मामले में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। चप्पल मैं वही पहनता हूँ जिसका तलवा ओरिजिनल चमड़े का होना चाहिए, ओरिजिनल लेदर का। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो चप्पल है वो आपके ब्रेन से ताल्लुक़ रखती है। एक बात याद रखो, आप सर में दर्द नहीं होगा, आप ओरिजिनल लेदर की चप्पल पहनोगे ना, उसमें मैं कंप्रोमाइज़ नहीं। अभी भी मैं जो चप्पल इस्तेमाल करता हूँ तकरीबन वो चप्पल 1400 रुपये की है, बाटा की ओरिजिनल, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो बेसिक ज़रूरत है अपनी। ये चीज़ें देखो, दिखावे वाली जो चीज़ें हैं ना, दिखावे वाली चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में देखो, हम अपनी ज़ात को, आप अपनी ज़ात को जो है ना, आप अपने आप को, जो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है वो आखिरत के फ़िक्र के लिए, ये दुनिया की हिर्स, दुनिया की लालच नहीं है, बल्कि ये हम कंफर्टेबल रहेंगे तो अच्छे से अल्लाह की इबादत कर सकेंगे। मैं ज़हनी तौर पे अगर पुरसुकून रहूँगा तो ही रोज़ाना 2-4 वीडियो डाल सकूँगा चैनल के ऊपर और आप लोगों से इन मसाइल के ऊपर बात कर सकूँगा। अब मुझे आप बताओ, मेरा सवाल है, अगर मैं ज़हनी तौर पे कंफर्टेबल नहीं हूँ और जहन अगर मुंतशिर है, इधर उधर बिखरा हुआ है, तो फिर मैं क्या बात करूँगा आपसे? तो ये चीज़ों का हमने अपने ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का, अपनी ये सारी ज़रूरियात का। ये कुर्सी मेरी देखो, एक और चेयर वहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन ये बेसिक ज़रूरत है। मेरे दोस्त है ऑर्थोपेडिक्स, अमेरिका में थे वो, अभी वहाँ से आए हुए हैं, तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं जाते रहता हूँ उनके पास। मैं गया था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किए, वो ख़ुद ये कुर्सी इस्तेमाल करते हैं, ये चेयर, ये ऐसी चेयर लो बोले, ये काय के लिए है, कंफर्टेबल है, ये तुम्हारे गर्दन के लिए, तुम्हारे जो है नी के लिए और इसी तरह से स्पाइन के लिए ये मेडिकली कुर्सी है, ये शोशा वाली कुर्सी नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा, अब वो कितने की भी आती हो वो चीज़ मायने नहीं रखती, लेकिन ये चीज़ मायने रखती है कि भाई ये आपके ज़रूरत की चीज़ है, दिखावे वाली चीज़ नहीं है वो। आप समझो मेरी बात को। तो इसलिए मेरे बताने का, पूरे बातों का मकसद यही है, वलीमे पे कम ख़र्चा करो, शादी ब्याह पे कम ख़र्चा करो, दिखावे की चीज़ों पे कम ख़र्चा करो, घर के बाहर के शो शा पे कम ख़र्चा करो, लेकिन जो चीज़ें आपकी लाइफ में कंफर्टेबल है उस पर अच्छे से अच्छा ख़र्चा करो। मैंने कहा मेरे पास बाइक नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको बाइक की ज़रूरत है ना, 10 बाइक चेक करो मार्केट के अंदर, और जो बाइक आपके बैठक के एतबार से कंफर्टेबल आपको लगती है, चाहे वो 2 लाख रुपये की हो, बिल्कुल वही बाइक ख़रीदो। शरीयत में बिल्कुल हलाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। कुरान में साफ़ लफ्ज़ों में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया है, जिन नेमतों को, उनको अपने ऊपर हराम मत करो। जो अल्लाह की पाक नेमतें अल्लाह ने आपको दी है, जो ज़रूरत की चीज़ है, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करो। कार में भी अगर आपको अच्छी कार में कंफर्टेबल लगता है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, बिल्कुल नाजायज़ नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी ज़रूरत होना चाहिए। आपको दिखावा, रियाकारी, उसके लिए शरीयत में गुंजाइश नहीं है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि मेरा मज़मून अल्लाह हमको समझा दे, और मरहूमैन के लिए वापस से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके दराजात को बुलंद फ़रमाएँ, उनके वालिदैन को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।